आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, Beloved, at this moment, let mind, knowing, breath, form be included. प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सबको समाहित होने दो। इस पड़ाव पर विज्ञान भैरव तंत्र की जो यात्रा है वो अतिशय संवेदनशीलता की तरफ बढ़ रही है। और जैसा कि मैंने हमेशा स्पष्ट किया है, विज्ञान भैरव तंत्र एक सर्व समावेशी दर्शन है, ऑल इंक्लूसिव टीचिंग है। कुछ भी बाहर छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। अद्वैत दर्शन में ये जो अप्रोच है, ये जो दृष्टिकोण है, अनूठा है। आमतौर से लोग परिचित होते हैं कि अगर हमें अपने मूल स्वरूप को जानना है तो हमको ये जानना है कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, भाव नहीं हूँ, और फिर जो शेष बचता है वही मैं हूँ। ये मार्ग है, ये भी एक अप्रोच है, एक तरीका है। उपनिषदों ने इसको अपनाया है नेति नेति की तरह, ना ये ना ये। फिर जो बचेगा फिर वो बहुत शुद्ध होगा, और आश्चर्यजनक रूप से जो बचेगा फिर वो वही होगा जो सब कुछ है। लेकिन उस अप्रोच में जाने में कई बार लोगों को शुष्कता का एहसास होता है, अलगाव का एहसास होता है, नीरसता और उदासी भी पकड़ सकती है। तंत्र इस मामले में बिल्कुल अलग नजरिया रखता है। विज्ञान भैरव तंत्र का ये सूत्र उसी अपने अनूठे दृष्टिकोण की तरफ हमको ले जा रहा है। कुछ भी बाहर छोड़ना क्यों, कुछ भी। हमारा होना तो उस पूरे विराट अस्तित्व का एक रिप्रेजेंटेशन है, उसका ही एक प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं पूरे अस्तित्व का। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि इस क्षण में, ये क्षण मन, ज्ञान, प्राण, रूप सब कुछ को शामिल कर लो, कुछ भी अलग मत रखो। अनूठी और कमाल की अंतर्दृष्टि है। व्यक्ति के जीवन की जो पीड़ा है, वो पीड़ा ही ये है कि वो तोड़ कर देखता है, खंडों में बांटता है जीवन को, और उस खंडों में बांटने के कारण ही वो अपने मूल स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता। साहस की बात है ये। सब कुछ को समाहित कर लेना, शामिल कर लेना आसान नहीं है। आसान तो यही पड़ता है कि सब कुछ को हटाकर कुछ बचा लिया जाए। ये गलत है, ये सही है, ये शुभ है, ये अशुभ है। हम इस तरह से सब कुछ को बांट दें, हम शरीर और मन के बीच एक विभाजन पैदा कर दें, हम अपने रूप विचार के बीच विभाजन पैदा कर दें, और फिर हम उसमें से कुछ चुनें, क्योंकि हमारा जो मन है वो निरंतर कुछ न कुछ चुनने की तरफ भागने की कोशिश करता है। ये बात ध्यान रखें। मन की घटना अस्तित्व ने दी है जीवन के सहज विकास के लिए। सुंदर है, कोई समस्या नहीं, विकास में चलिए, आगे जाइए। चुनाव की क्षमता भी दी है अस्तित्व ने, क्योंकि उस चुनाव के कारण अपने विवेक, अपनी सचेतनता के उपयोग के चलते हुए ही हम जीवन में नई नई चीज़ों की खोज करेंगे, नए नए आयामों की तरफ बढ़ेंगे। उपयोगिता की दृष्टि से वो सब बिल्कुल उचित है।
लेकिन दुर्घटना क्या होती है? दुर्घटना ये हो जाती है कि वो जो उपयोगिता थी, उपयोगिता हमारे लिए एक आदत बन जाती है। जब भी कोई उपयोगिता की प्रवृत्ति आदत बनती है, वो हमारे डिसऑर्डर में, हमारे बिखराव में बदल जाती है। अब मन इस क्षमता से पूरी तरह से तैयार है कि वो चुन सके। बाद में क्या होता है? चुनने के बाद उसको चुनना ही है। कंपल्सिव चूजिंग। बैठे बैठे भी हम चुनते रहते हैं। हम सड़क पर जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, कभी हम देखें, हम उसमें भी सिलेक्शन पैदा कर लेते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, इधर देखना है, उधर नहीं देखना है। हम घर में हों, बाहर हों, हर जगह इस चुनाव के कारण हम विभाजन पैदा करते चले जाते हैं। तो जो चीज उपयोगी थी, उसके इतर उपयोग के कारण, यानी कि जो उसका उपयोग नहीं था मन की प्रवृत्ति का, उस उपयोग के कारण हमारे भीतर एक खंडित मानसिकता बनने लगती है। इसलिए ही चुनाव रहित जो सजगता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका बहुत महत्व जीवन में घट जाता है। कृष्णमूर्ति जी अपने पूरे जीवन भर जब चुनाव रहित सजगता की बात कर रहे थे, चॉइसलेस अवेयरनेस की, तो वो देखा जाए इस सूत्र का ही एक अलग ढंग का अभिव्यक्ति करने का ढंग था। क्योंकि जब हम चुनाव रहित होंगे, तभी चुनना बंद करने के कारण हम सब कुछ को अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे। और विज्ञान भैरव तंत्र में हमने देखा है कि जब भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा आता है, तो जो भाषा है वो बड़ी लविंग हो जाती है, बिलव्ड, प्रिय। इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सब कुछ को समाहित हो जाती है। क्योंकि ये बातें आक्रमण से नहीं समझी जा सकती, प्रेम से ही समझी जा सकती है। ये इतने गूढ़ रहस्य हैं कि खुले हुए हृदय से ही इनको हृदयंगम किया जा सकता है। आक्रामक होंगे तो हाथ से फिसल जाएंगी चीजें। तो हमको बहुत ही इत्मीनान से चीजों को देखना और समझना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं। जो हमारा प्रिय है, जब हमने उस प्रिय की तरफ कोई कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब हम, तो अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो जो प्रेम का नाजुक वातावरण है टूट जाएगा। प्रेम का सारा वातावरण ही बड़ा डेलिकेट होता है, बड़ा नाजुक होता है। इसी तरह से समझने के जो बहुत सूक्ष्म तल होते हैं, वो भी बड़े नाजुक होते हैं। सौम्यता से, बहुत प्रेम के साथ उन्हें समझा जा सकता है। जरा सा भी आक्रामक हुए, बात गई। और आक्रामक अगर होंगे तो हमको पकड़ में जरूर आएगा, क्योंकि जैसे कोई आक्रामकता से बात करेगा, नहीं नहीं यही सही है, हमको लगता है बिल्कुल ठीक, यही सही है, इसको पकड़ लें। पकड़ना आसान पड़ता है, आक्रामकता पकड़ को आसान बनाती है। कभी ध्यान दीजिए, सौम्यता, खुलापन, प्रेमपूर्ण हृदय आसानी से पकड़ नहीं बनाता। वो तो अभी एक समावेशी प्रक्रिया से गुजर रहा है, इंक्लूसिव प्रोसेस। अब वो इंक्लूसिव प्रोसेस तो अंतहीन है, वो क्या लाएगा कोई नहीं जानता। एक एक शब्द इस सूत्र का अगर हम देखें तो पूरा जगत है। मन को शामिल कर लो। हम बहुत सारे ऐसी ध्यान विधियां देखेंगे जो कहती हैं कि तुम मन नहीं हो। कई ध्यान विधियां ऐसी भी होंगी जो कहेंगे तुम देह नहीं हो। फिर कोई कंसेप्ट, कोई अवधारणा आएगी, वो कहेगी कि जो तुमने ज्ञान इकट्ठा किया उस सबको हटा दो, खाली हो जाओ, बिल्कुल एम्प्टी। जब तक खाली नहीं होगे, ये ज्ञान जब तक भरा रहेगा तुम्हारे अंदर, बात बनेगी नहीं।
खाली करो। कैसे खाली करो? खाली करने का तो कोई तरीका नहीं है। कोई ये बोतल में बंद पानी तो है नहीं ज्ञान की, ढक्कन खोला बाहर गिरा दिया। कोशिश करते हैं लोग भी कमाल के हैं, वो ज्ञान से भी खाली होने की कोशिश करते हैं। एक दिन वो डिक्लेयर कर देते हैं कि अब मैं बिल्कुल एम्प्टी हो गया, शून्य हो गया। विज्ञान भैरव तंत्र ऐसे मानसिक खिलवाड़ में यकीन नहीं रखता। वो किसी भी मेंटल डिसेप्शन का सपोर्ट नहीं करता। तो इसीलिए वो यथार्थ से चलता है और यथार्थ के प्रयोगों से हमको उस ऊंचाई पर ले जाता है। ज्ञान हो गया। अब प्राण रूप और फिर उसमें सब भी जोड़ दिया जाता। आल, पहले तो छोटे छोटे से चले ना, एकदम से सब कह दें तो घबरा जाएगा व्यक्ति। मन हमारे बहुत नजदीक है, उसकी बात हो गई। विज्ञान वो भी हमारा बड़ा प्रिय एसेट है। किसी का ज्ञान अधूरा हो, पूरा हो, ऐसा हो वैसा हो, काला हो सफेद हो, नीला हो पीला हो, ज्ञान कैसा भी हो सबको बड़ा प्रिय होता है। इसीलिए लोगों की बातें सुनो। हर कोई फ्रॉम पियोन टू प्रेसिडेंट, मतलब ये उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, तुम जा रहे हो सड़क पर, तुमको कोई बेगर मिल जाए, उससे लेकर महामूर्धन्य विद्वान तक सब यही कह रहा हूं। मेरे विचार से ये बात सही, अब मैं ऐसा कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा समझा है। अब यह है कोई बड़े विद्वान के आगे थोड़ा कोई झुक जाता है, लेकिन झुकता है इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि थोड़ा और ज्ञान अर्जित करके फिर हम इसको जवाब देंगे। तो ये जो ज्ञान नाम का खिलौना है, ये भी लोगों को बड़ा प्रीतिकर होता है। जो भी जाना है, क्या जाना है ये मायने नहीं रखता। और विज्ञान भैरव तंत्र की दृष्टि में ये महत्वपूर्ण भी नहीं है कि तुमने क्या जाना है। तुमने जो भी जाना है, तुम्हारा जो भी ज्ञान बना, जो भी तुम्हारे अनुभव के क्षेत्र में आया है, तुम्हारी एक्सपीरियंशियल फील्ड में जो आ गया है, वो तुम्हारा ज्ञान बन गया है। वो है, रहेगा, तो उससे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उसको शामिल कर लेंगे अपने होने में। प्राण, जिसके लिए सांसों का शब्द उपयोग किया, ब्रेथ, सांसें प्राणों की संवाहक हैं, ये हम जानते ही हैं। योग और तंत्र इस पर सारी बात करता ही है। उसी से सारी प्राणायाम और सारी विधियां विकसित हुई, क्योंकि सांस कोई खाली एलिमेंट नहीं है, वो अपने साथ किसी सूक्ष्म जीवंत प्राण को हमारे भीतर लाता है। प्राण को शामिल कर लीजिए। प्राण को अर्थात अपने जीवन को, अपनी अलाइवनेस को, अपने होने की जो भी अनुभूति हम कर सकते हैं। हर कोई अलग अलग तीव्रता में करेगा, अलग अलग इंटेंसिटी में करेगा, ये बात तो तय है, लेकिन कैसे भी करते हैं उसको शामिल कर लिया। रूप, फॉर्म भी ऐसा है कि कैसा भी हो सबको बड़ा प्यारा है। बताइए, कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जिसको अपना फॉर्म प्यारा ना हो, अपना रूप? मेरी दृष्टि में तो हर कोई अपनी अपनी तरह से अनूठा और सुंदर है। देखने की बात है, आप ढूंढिए तो सब में कुछ विशेषता मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी लोग तुमको मिल जाएंगे जो किसी भी नॉर्म पर फिट नहीं बैठेंगे, लेकिन वो भी आईने के सामने बहुत वक्त बिता लेंगे, तैयार होने में, मेकअप करने में, सजने संवरने में। रूप का जो प्रभाव है और पकड़ है वो बहुत ज्यादा है। कैसा भी हो, आड़ा तिरछा, मोटा पतला, छोटा लंबा, कैसा भी रूप हो, अस्तित्व की नजर में तो वो निश्चित ही अनूठा है, सुंदर है। लेकिन व्यक्ति क्यों आसक्त है उससे उतना? तंत्र इस दृष्टि को भी देखता, इस मनोविज्ञान को लेकर चलता। वो एकदम से नहीं कह देता हटाओ छोड़ो आसक्ति अपने रूप से। क्या रखा है? ये मिट्टी का घड़ा है, एक धक्का लगेगा टूटेगा, फूट जाएगा। जैसा कबीर कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, ढपका लागा फूट गया। नहीं, कबीर भी सही कहते हैं, ऐसा नहीं कबीर गलत कहते हैं, वो भी बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन तंत्र इस तरह से कह के डराता नहीं हमको। वो ये नहीं कहता
अब डराना भी कभी कभी यूं देखा जाए तो आवश्यक हो जाता है, तो अगर कबीर ऐसा कहते हैं तो कोई उसमें अन्यथा बात नहीं है। ये तो मानना ही चाहिए कि रूप है, रूप का ये जो ढांचा है, ये आकार है, आकार तो कभी भी विलीन हो सकता है। तंत्र कहता है उसमें जो आसक्ति है वो बुरी नहीं है, इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि ये उसी चैतन्य का ही एक कायामय हो गया रूप है। वो चैतन्य ही एक ऐसे रूप में ढल गया है। शरीर जाएगा, विलीन होगा, तिरोहित होगा, तत्व तत्वों में मिलेंगे, चैतन्य अपनी जगह वैसा ही रह जाएगा। तो शरीर अपने आप में दिव्य है। आसक्ति हमारी जो है वो हमारी पैदा की हुई है। अब आसक्ति के दो धरातल हैं। एक धरातल जब हम फॉर्म को अपना मानकर उससे चिपक जाते हैं, और एक जो तंत्र हमको बताना चाह रहा है कि फॉर्म है, रूप है, तुम्हारा आकार है, और वो इसलिए प्रीतिपूर्ण है, इसलिए दिव्य है क्योंकि वो उसी चैतन्य का मैनिफेस्टेशन है, उसी का अभिव्यक्त हो गया, ठोस हो गया, कायामय हो गया एक रूप है। तो महत्वपूर्ण है। तो उससे कोई संघर्ष, उससे कोई अलगाव की बात, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे होने में उसका रोल तो है, उसकी भूमिका तो है। शरीर को बिल्कुल खत्म करके तुम होने को भी कहाँ जानोगे? शरीर है, ये सांसें हैं, ये सारा जो भी सरंजाम है, तभी तो ये सब जानना, समझना, होने की अनुभूति की सारी बात है। तो फॉर्म से लड़ाई नहीं, उससे आसक्ति नहीं, उसके प्रति एक तटस्थ सम्मान, एक डिटैच्ड रेवरेंस, वो लाना, और इसलिए लाना क्योंकि वो भी उसी स्रोत का, उसी चैतन्य का एक ढंग है। उसको भी शामिल कर लिया, आकार को भी। अब इसके बाद इतना तक जब संभाल लेगा व्यक्ति, अभी इसको भी समझने के लिए हमको काफी यात्रा करनी पड़ेगी। तब आखिरी शब्द उसमें ये भी ड्रॉप कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है आखिरी शब्द, सब कुछ को भी। सब कुछ, ये मित्र, ये शत्रु, ये धरती, ये आसमान, द्वैत का सारा ये कार्य व्यापार, सब कुछ को भी शामिल कर लो अपने होने में। इस क्षण में ये क्षण इतना विराट, इतना व्यापक हो जाए कि और तुम्हारे होने में कुछ भी बाहर ना रह जाए, कुछ भी अलग ना रह जाए। अब ये एक गहन विराटता की घटना हो गई, अद्भुत सौंदर्य वाली घटना हो गई। ये सूत्र बहुत सरल है और बहुत कठिन है। इस मुकाम तक आने के लिए बहुत सोपान चढ़ने पड़ते हैं, बहुत समझ की यात्रा करनी पड़ती है। समझें तो चुटकियों में हो जाएगी बात, ना समझें तो फिर लंबी यात्रा है। कोई फर्क नहीं है। विज्ञान भरो तंत्र इसीलिए कोई चिंता नहीं करता। वो कहता चलो ये बात समझ में नहीं तो दूसरी समझ लो, ये नहीं समझे तो दूसरी समझ लो। इसीलिए उसका कोई स्ट्रगल नहीं है। वो कहता है कि भाई ये अल्टीमेट है, फिर दूसरी बात को भी कहेगा ये अल्टीमेट है। और जब मुझे सुनेंगे सारे लोग तो उनको लगेगा हर बात अल्टीमेट है। कहते ये कैसे हो सकता है कि हर बात अल्टीमेट है? भाई या तो ये अल्टीमेट है या वो अल्टीमेट है। ये क्या लोचा है कि ये भी अल्टीमेट, वो भी अल्टीमेट। अभी पिछले सूत्र को कह रहे थे, फिर उससे पिछले सूत्र को कह रहे थे ये भी अल्टीमेट है। कोई भी बात आती है ये भी अल्टीमेट है। ये क्या है मसला? और यहीं पर इस सूत्र की विजडम है कि जब सब कुछ ही शामिल है हमारे होने में, जब सब कुछ ही उस होने का हिस्सा है, तो सब कुछ ही अल्टीमेट है। कुछ भी किसी से कमतर नहीं है। किसी भी बात को किसी भी बिंदु से कहीं से भी समझो, वो अपने आप में चरम है, क्योंकि वो द्वार खोल देगी, वो समझ को सक्रिय कर देगी।
इस सूत्र में जीने पर व्यक्ति को कोई संकुचन का एहसास नहीं होता कि सिकुड़ा हुआ है व्यक्ति, सिमटा हुआ है, फैला हुआ है, विस्तृत पूरे जगत में, पूरे अस्तित्व में सब कुछ उसके भीतर शामिल है। ऐसे सूत्रों में प्रवेश करने के उपरांत ही अतीत में जब साधकों ने, ऋषियों ने उद्घोषणा करी अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ कोई एक खास कॉन्सेप्ट नहीं था, सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया। और जब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम, सारी अवधारणाओं को अपने होने में शामिल कर लें तो ये अवधारणा रहित हो जाता है। जैसे हमारे होने के अनंत कारण हो जाए तो वो अकारण हो जाता है। 2-4 कारण हो तो सकारण बना रहेगा, लेकिन अगर इस क्षण में हमारे होने के अनंत कारण है तो ये अकारण हो गए। इसी तरह से जब हमने अपने होने में सब कुछ को शामिल कर लिया तो वो एक परम शून्यता की स्थिति हो गई। वो एक ऐसी स्थिति हो गई जिसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता। जब बंटवारा नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा। और जब तक व्यक्ति का चित्त बंटवारे में रहेगा, चुनावों में रहेगा, चॉइसेस में रहेगा, द्वंद्व रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और युद्ध रहेंगे। सभी धर्मों ने, मजहबों ने और ऐसी जो भी बातें आई अतीत में, उन्होंने कहीं तो वही बातें हैं घुमा फिरा कर, लेकिन उनको न समझने के कारण, किसी बात को ज़्यादा बेहतर, किसी को कम बेहतर मानने के कारण संघर्ष पैदा हो जाता है। और उस संघर्ष के कारण व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक उपद्रव, अनावश्यक कलह चलती रहती। इस सूत्र के आधार पर अगर हम जीवन जिए तो किसी कलह की तो कोई संभावना हो ही नहीं सकती है। कोई भी अवधारणा, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी किसी ने भी दिया है, ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, उसको भी हमने शामिल कर लिया अपने होने। विज्ञान भैरव तंत्र के ऐसे सूत्र दिए जा सकें, इसके लिए जो हमने सिंबल क्रिएट किया, मैं बात बार बार कहता हूँ शिव का, तो शिव का हमने ऐसा कैरेक्टर बनाया कि एक ऐसी कोई चेतना जो अमृत भी धारण कर लेती है, हलाहल भी धारण कर लेती है, राक्षस भी उसके भक्त हैं, देवता भी उसके भक्त हैं, प्रेमी भी है, वैरागी भी है, अकेले भी रहता है, समूह में भी रहता है, युद्ध भी कर सकता है, शांति में भी हो सकता है। शिव की अगर सारी कथाएं देखें, शिव का सारा जो प्रतीकों का, संरचना का विस्तार हम देखें, तो वहाँ पर भी इसी सूत्र का एक अलग ढंग का डिपिक्शन हम पाएंगे। सब कुछ है, कुछ भी अलग नहीं किया है, सब कुछ को शामिल कर लिया है हमने। लेकिन कदम दर कदम चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें तो ये आसान पड़ता है। एकदम से आप बहुत आगे कूद जाएं तो शायद कठिनाई हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए सूत्र पहले मन से शुरू करता है, तुम्हारा मन, क्योंकि सारी लड़ाई मेरा मन, तुम्हारा मन। मेरा मन ये कहता है, तुम्हारा मन वो कहता है। मेरा मन कहता है कि मैं बोलूं, तुम्हारा मन कहता है चुप रहूं। मेरा मन कहता है मैं चुप रहूं, तुम्हारा मन कहता है बोलो। घर घर में ये मेरे मन और तेरे मन की लड़ाई है। और मन, मनोविज्ञान भी अब कहता है और तंत्र इसको हमेशा से कहता रहा कि ये तेरे और मेरे जैसा नहीं होता। मन एक सामूहिक घटना है, एक कलेक्टिविटी है, एक सामूहिकता है। वो कलेक्टिव माइंड है, वो इस शरीर से अभिव्यक्त होता है, वो उस शरीर से अभिव्यक्त होता है। मूल स्रोत में, मूल रूप में मन एक ही है। तो जब हमने मन को शामिल किया अपने होने में, तो मेरे मन को ही नहीं शामिल किया, तुम्हारे मन को भी शामिल किया। हमने उसके, इसके, सबके मन को शामिल किया। वस्तुतः हमने मन की उस सामूहिक घटना को अपने होने में शामिल किया। और तब क्या हुआ, मनुष्यता के पूरे इतिहास को, उसके अनुभवों, उसके जितने भी उतार चढ़ाव हैं, उन सबको हमने अपने होने में शामिल कर लिया।
फिर जब हमने ज्ञान को अपने होने में शामिल किया, तब क्या किया? हमने कहीं कोई निंदा नहीं की। हमारी दृष्टि में कुछ भी अज्ञान नहीं रहा, क्योंकि सब ज्ञान है। मान लो उदाहरण के लिए किसी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग किया जा रहा है, 1000 10,000 प्रयोग के बाद ये निष्पत्ति, ये निष्कर्ष, एंड रिजल्ट आता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। उदाहरण के लिए मान लो आज हम ये जानते हैं, अच्छा ये जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ऐसे मिलकर ऐसे पानी बनते हैं। पहले हम पानी जानते थे, लेकिन कैसे बनता है नहीं जानते थे। लेकिन अब कल्पना करो, उस जानने में जितने भी सोपान चढ़े गए होंगे वो सब उस ज्ञान का ही हिस्सा है, जो उस निम्नतम सोपान पर खड़ा है, जो बस तीर तुक्के लगा रहा है कि ऐसा होता होगा, कुछ देवता लोग आ जाते होंगे और वो कुछ फूंक देते होंगे, पानी बरस जाता होगा। वो भी ज्ञान है, हमारी उससे भी लड़ाई नहीं, क्योंकि प्रोसेस ऑफ नोइंग का वो हिस्सा है। तो तंत्र की दृष्टि में कोई भी अज्ञानी नहीं है, उसकी किसी से भी लड़ाई नहीं। तंत्र किसी की निंदा नहीं करता कि देखो तुमको कुछ भी पता नहीं, तुम्हारा ज्ञान अधकचरा है। कहते अधकचरा ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान के पड़ाव का एक हिस्सा होता है कि नहीं होता? तो वो भी शामिल कर लिया। जैसे एक कपड़ा लिया और उसका हमने एक सुंदर वस्त्र, एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस हमने बनाई। जब कपड़ा अपने धागों के फॉर्म में, धागों से भी पहले आप उसका जो भी रॉ मटेरियल होता होगा, अलग अलग कपड़ों के अलग अलग रॉ मटेरियल, मान लीजिए सिल्क की ही बात आप करें उदाहरण के लिए, तो सिल्क का कीड़ा जब पैदा हो रहा था, तो वो तुम्हारे कपड़े का ही हिस्सा था। वो कीड़ा पेड़ पर आया, उसने वो ककोन बुना, वो भी तुम्हारे कपड़े का हिस्सा था, उस ड्रेस का हिस्सा था। फिर वो जिस भी प्रोसेस से निकाला गया, अच्छा था बुरा था उसमें नहीं जाना है, वो एक्सट्रैक्ट हुआ, निकाला गया और फिर उसको बुना गया। वो धागे थे, धागों से कुछ पता ही नहीं चलता था, धागों में कहीं कोई ड्रेस छुपी थी। धागे तो धागे थे, पड़े थे धागे, कुछ सुलझे हुए, कुछ सुलझे हुए, कुछ टूटे, कुछ साबुत, लेकिन वो धागे भी तुम्हारी ड्रेस ही थे। फिर उनको बुना गया, फिर उनको कलर किया गया, फिर वो कहीं आए, फिर किसी ने उसको तुम तक पहुंचाया, फिर तुमने उसको डिजाइन किया, सिला, पहना। तो अब इसमें किस बिंदु की निंदा करें कि वो कीड़ा गलत है, वो जो टूटे उलझे धागे पड़े थे वो ड्रेस नहीं, सब ड्रेस है। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस ड्रेस। इसीलिए सूत्र इस ऑल इंक्लूसिवनेस को हमारे सामने रखते हैं। तो ज्ञान, इसीलिए तंत्र का जो ज्ञानी है, तंत्र की विजडम को, ताओ की विजडम को, अद्वैत के प्रज्ञा को जो समाहित करके उस अवस्था में होता है, वो इतना सौम्य, इतना अनाक्रामक, इतना प्रेमपूर्ण होकर प्रकट होता है हमारे सामने। कहीं भी कोई निंदा नहीं, क्योंकि सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो इसीलिए तंत्र कह रहा है ये सूत्र कि उस ज्ञान को शामिल कर लो अपने आप में, जो भी हो। ये नहीं हमें तय करना है कि ये सच्चा ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है या पूरा ज्ञान है। जो अधूरा ज्ञान है वो भी पूरे ज्ञान का ही एक हिस्सा है, और जो झूठा ज्ञान है वो भी उस सच्चे ज्ञान का एक प्रारंभिक पड़ाव ही है। शामिल कर लिया, शांति हो गई, पड़ाव पूरा हो गया, उलझन नहीं शामिल करेंगे तो मेरे ज्ञान तेरे ज्ञान की लड़ाई होगी। फिर प्राण है, यानी जीवंतता है, जीवन है। जीवन भी न मेरा है न तेरा है, जीवन है, बह रहा है चारों तरफ। शरीर आते हैं जाते हैं, जीवन वहीं का वहीं रहता है। तो जब हम प्राण को शामिल करते हैं तो मेरा प्राण जैसा थोड़ी देर में विदा हो जाता है, बस प्राण रह जाता है, प्राण वत्ता रह जाती है, अलाइवनेस रह जाती है, जीवंतता रह जाती है, जीवन रह जाता है। सारी सीमाएं धीरे धीरे धूमिल धुंधली होकर तिरोहित हो जाती है। रूप में भी क्या है, कुछ चंद आकार प्रकार, कुछ चंद सामग्री इधर उधर होने का सब खेल है। जो आज ये रूप है, आज से 25 साल पहले नहीं था, 40 साल पहले नहीं था,
या जिसकी जो उम्र हो उसके पीछे तक लौट जाएं, रूप भी तो बस बह रहा था नदी की तरह। कभी कोई बड़ा स्थूल था, उसने डाइटिंग करी, व्यायाम किया, स्लिम फिट हो गया, सुंदर अगर नॉर्म के हिसाब से देखें। और कोई बड़ा स्लिम फिट बिल्कुल आइडियल सांचे में ढला हुआ था, कोई बीमारी आई, कोई दुर्घटना हुई, कोई ऐसी चीज हुई, शरीर ने अपना रूप बदल दिया, स्थूल हो गया, नॉर्म टूट गए। व्यक्ति तब भी वही था, रूप बदल गए। रूपों में क्या अटकना है? रूप अच्छे हैं उनका आनंद लीजिए, कम अच्छे हैं तब भी आनंद लीजिए। कोई कम अच्छा अच्छे का प्रोसेस है, प्रक्रिया। रूप भी एक प्रवाह में और प्रक्रिया में है। जैसे स्रोत से निकली कोई धारा बही जा रही है और अंततः उसको स्रोत में लौट जाना है, रूपों को अगर देखें तो बहती हुई धारा है। क्यों अटक जाते हैं हम? ये हमारी अभी उसको समझ ना पाने की त्रुटि होती है। तो इसलिए सूत्र कहता है रूप को भी अपने होने में शामिल कर लो। जो भी रूप है, स्त्री पुरुष, ये वो, बीमार स्वस्थ, कैसा भी। और फिर अचानक वो बोध का रूपांतरण का जो विस्फोट है वो घटता है। अब वो घटेगा तब क्या घटेगा? ये जादू है इस सूत्र में। वो व्यक्तिगत नहीं होगा, वो हो जाएगा अव्यक्तिगत। क्योंकि ये जब शामिल होने की प्रक्रिया घटी तो ये जो पर्सनलाइजेशन था वो इम्पर्सनलाइजेशन हो गया, पर्सनल से इम्पर्सनल हो गया, व्यक्ति से अवैयक्तिक हो गया। और जब ये बोध घटता है तो किसी व्यक्ति को नहीं घटता, वो एक शाश्वत अस्तित्वगत निर्वैयक्तिक घटना हो जाती। क्योंकि शामिल होने के बाद हम बचे कहाँ फिर अलग थलग? तो हम कैसे कहें कि अच्छा बात मेरी समझ में आ गई, कुछ समझा गया। उस समझे जाने में सब कुछ शामिल था, अलगाव तो था नहीं कहीं। जब अलगाव था नहीं तो बंटवारा था नहीं, बात खत्म हो गई। ये घोषणा कर पाना भी बड़ा कठिन है। आध्यात्मिक लोगों को ये वायरस बहुत पकड़े रहता है कि बस साधना करें एकदम जुट के, एक दिन वो बस डिक्लेयर कर दें कि उतर आई रोशनी, इल्हाम हो गया, ज्ञान मिल गया, हो गए एनलाइटन। तुम बचोगे तब ना। अब इस भाषा में मत उलझ जाओ कि तुम नहीं बचोगे तब तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। तुम होगे, लेकिन उस शाश्वत के सम्मिलन के साथ जिसमें तुम्हारा अलग थलग होने का भाव इतना नगण्य होगा जिसका कोई मायने नहीं। ना समझना भी निश्चित ही समझने का ही प्रोसेस है, इसलिए ना समझने का तनाव नहीं लेना है। अगर कोई ना समझने का तनाव लेगा तो कभी नहीं समझेगा। जो बच्चा आज बड़ा मूर्धन्य विद्वान नजर आता है, कभी वो भी अल्फाबेट ही सीख रहा था, कभी वो भी जोड़ तोड़ बिठाकर ही शब्द पढ़ पा रहा था। आज अलग प्रवाह है। ना समझना, ना जानना, समझने और जानने की यात्रा का एक हिस्सा है। इसीलिए ये सूत्र परम क्रांतिकारी सूत्र है। कहता है कि कुछ छोड़ा ही नहीं बाहर तो लड़ाई क्या। जो मित्र है कल वो शत्रु हो सकता है, जो शत्रु है वो कल मित्र हो सकता है। तो क्या शत्रु क्या मित्र? हमको लगता है नहीं, मित्र पक्का मित्र, मित्रता होती है तो हम तो पेपर साइन करा लेना चाहते हैं, कोर्ट में ले जाके किसी भी मित्र, शादी में तो कर ही ले रहे हैं। देखिए मित्रता में अभी नहीं हमारी इतनी हिम्मत पड़ी है कि उतनी कोशिश कर पाए, शादी में तो पेपर साइन कर ही ले रहे हैं। अब जीवन पर्यंत साथ निभाएंगे। परंपरा में कसमें वस्में भी खिला देते हैं, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक निभाएंगे। फिर पता चला 7 दिन 7 महीने बाद द्वंद्व शुरू, झगड़ा झंझट शुरू, डाइवोर्स फाइल, अलगाव, बात खत्म। मित्रता में इतना इन्वेस्टमेंट अभी लोग नहीं करते, नहीं तो वहां भी कोर्ट में जाके पेपर फाइल वाइल कर दें, कह दें कि देखो भाई हमारी तुम्हारी दोस्ती हुई है, अब इस दोस्ती को निभाएंगे, अलग नहीं होंगे।
मित्र बनाया कि शत्रु की शुरुआत हुई, और जो शत्रु हुआ वो मित्र बनने के रास्ते की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों रिलेशन है, दोनों संबंध हैं। तो सूत्र कहता है कि सबको शामिल कर लिया। ये नहीं कि हमने इनको शामिल किया, उनको शामिल नहीं किया। हिंदू उठा, उसने कहा कि ठीक है, सारे दबे कुचले हिंदुओं को हम अपने होने में शामिल करेंगे, और फिर इनको, मुस्लिमों को, ईसाइयों को, उनको वगैरह वगैरह को, किसको, तो उनका क्या लेना। कोई मुस्लिम उठेगा, वो कहेगा नहीं बस हम ही रहेंगे। तो ये धर्मों की सारी जो कलह है, ऐसे गूढ़ सूत्रों को न समझ पाने के कारण, क्योंकि वो सब कुछ को शामिल करने की हिम्मत ही नहीं करते। प्रेम एकमात्र जीवन में ऐसी घटना है जो इस सूत्र का एक सैंपल हमारे सामने रखती है, एक सैंपल। इसीलिए प्रेम ऐसी चीज हो गई है, आदमी उसको चाहता भी है और उससे घबराता भी है। प्रेम से ज्यादा आकर्षक और प्रेम से ज्यादा भयभीत करने वाली दूसरी घटना नहीं है जीवन में। लोगों को लगेगा प्रेम से काहे का भय, क्योंकि प्रेम जब हमको समाहित करता है तो हम बहुत ब्रेक्स लगाते हैं, अवरोध डालते हैं, हम नहीं उस समाहित होने को स्वीकार कर पाते। क्योंकि जब प्रेम की घटना घटेगी, एक व्यक्ति भी तुम्हारे जीवन में शामिल हुआ, तो तुम सब कुछ को, उसकी अच्छाइयों बुराइयों, अपनी अच्छाइयों बुराइयों, उन सबके साथ एक विस्तार में चले जाते, एक्सपेंशन हो जाता है, एक अलग किस्म का विस्तार, और वही आनंद का कारण बनता है। यही प्रेम अगर बहुत बढ़े तो इस सूत्र को समझा जा सकता है। तो प्रेम में कोई लड़ाई नहीं, इसलिए लड़ाई नहीं, क्यों? क्योंकि विस्तार हो गया, हमने उस इंक्लूसिवनेस को, उस शामिल होने को जगह दे दी अपने जीवन। बाकी संसार में ऐसी जगह कहां है? द्वंद्व ही द्वंद्व, संघर्ष ही संघर्ष। लेकिन हमारा होना यही है, हमारा होना ऐसा ही विराट, बेशर्त, चुनाव रहित है। ये सूत्र साधना की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। तब हम एक एक कदम चलकर पहले अपने देह के पूरे स्वीकार के साथ जाते हैं, फिर अपने मन के, ऐसा नहीं कि मन के कुछ भावों का सिलेक्शन और कुछ भावों का रिजेक्शन, कुछ का स्वीकार और कुछ का विरोध, ऐसा नहीं। हमारे अंदर जो कुछ भी है मन में, टुकड़े, छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े, जो भावनाएं भी हैं हमारी, उजली, गंदली, धुंधली, ज़्यादा आलोकित, सबको शामिल करते हैं। धीरे धीरे करके हम अपने उस विस्तार की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे हम चुनने की वृत्ति को, चुनाव रहितता को त्यागते जाते हैं। लड़ाई नहीं लड़ते, हम स्मूथ बह रहे हैं, हम सहजता से बस जीवन में बढ़ते जाते हैं। हम जब देखते हैं बाहर के जगत में तो किसी भी बात की निंदा नहीं करते, किसी से उलझते नहीं, किसी की आलोचना निंदा का कोई महत्व नहीं है। ये हो सकता है कि हम एक तटस्थ बात जानते हैं। तुमको सड़क पर जाना है, सड़क के किनारे एक नाला बह रहा है, तुम नाले में उतर के तो अपने गंतव्य तक नहीं जाओगे, तो तुम नाले में नहीं उतरते हो, तुम सड़क पे चलते हो। नाले में नहीं उतरते हो और नाले में उतर कर गंदे हो जाते हो, तो इसलिए तुम नाले की निंदा नहीं करते, क्योंकि उस नाले में भी बहुत सारे लोगों का जीवन पल रहा है। उसी किनारे गोलगप्पे के ठेले लगते हैं नालों के किनारे, कभी देखो खा के, नालों के किनारे जो गोलगप्पे लगे होते हैं कितने स्वादिष्ट होते हैं, कई मित्रों ने मुझे बताया। फिर उसमें जीव जंतु हैं, मेढक हैं और सब हैं, उनके लिए तो बड़ा वो जीवनदायी गंगा बह रही है। हमारे लिए परेशानी की व्यवस्था है। सही गलत नहीं तय उसमें किया जा सकता। तुमको सड़क पे जाना, सड़क पे जाओ, नाला अपनी जगह। तुम्हारे जीवन में उसके संकट बनता है, घर में गंदगी आती है तो सफाई कर लो,
भाई घर में कूड़ा इकट्ठा होता है तो तुम क्या करते हो? एटीट्यूड क्या होता है? पहले कूड़े को तुम 2-4 बातें सुनाते हो या उसकी निंदा करते हो, या पहले जाके घर में सब बता के आते हो कि क्या वातावरण हो गया है, कैसा कलयुग आ गया है, एक देखिए कूड़ा आ गया, ये गंदगी आ गई, ये जाला आ गया, कौन से जीवन आ गया। तुम चुपचाप उठते हो, साफ कर देते हो, जाले हटा देते हो, झाड़ू लगा देते हो, अपना आराम से बैठते हो। ये भी इंक्लूसिवनेस है, ये भी हमारी दृष्टि है। सारे अवरोध मानसिक हैं, वो व्यवहारिक नहीं है, मानसिक हैं। उस मानसिक अवरोध को हटा लेना, बस उसके बाद क्रांति हो जाती है। उसके बाद तुम इतनी सहज शांति में जीते हो, इतनी प्रशांति में जीते हो, तुमको जो करना है तुम उस क्षण में, जैसे क्षण की बात है ना, इस क्षण में सब कुछ को शामिल करना है। तुम उस क्षण में जो तुमसे संभव होता है, जो तुम्हारी पूरी प्रतिभा, क्षमता, तुम्हारी सारी संभावना तुमसे करवाती है, तुम कर देते हो, बात खत्म हो जाती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप प्रयोग में लाओ, और ये सर्वाधिक क्रांतिकारी सूत्र है। इसके बाद फिर कुछ भी बचता नहीं, ये अल्टीमेट है। लेकिन ध्यान रखें, जो आगे आएगा वो भी अल्टीमेट होगा, और जो पीछे छूटा था वो भी अल्टीमेट ही था।